नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। अगले आधे घंटे आपको बताएंगे कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, साथ ही खबरों वाले शेयर्स पर भी बात करेंगे और आगे बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट में क्या रणनीति होनी चाहिए, साथ ही भारतीय बाजारों में रणनीति क्या अपनाएं, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों की शुरुआत पर, और आज शुरुआत काफी मजबूत हो रही है। गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत मिल रहे हैं वो काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और 24,295 238 अंक की मजबूती इस वक्त है गिफ्ट निफ्टी में। और निफ्टी के लिए भी जो ओपनिंग के संकेत मिल रहे हैं वो काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। इस बीच बाकी सारे एशियाई बाजारों में भी काफी मजबूती है। निकाई के बाजार 922 अंक ऊपर, कोरिया के बाजार 2.5% की तेजी। चीन के बाजार भी देखेंगे तो यहाँ पर भी हरे निशान में कारोबार हो रहा है। चीन में कुछ ट्रेड डेटा भी आने वाले हैं। ट्रेड आंकड़ों में सुधार की उम्मीद इस बार की जा रही है, स्पेशली इंपोर्ट के फ्रंट पर, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा ये डेटा देखने के लिए। हांगकांग के बाजार भी करीब 190 अंक ऊपर इस वक्त नजर आ रहे हैं। इस बीच आपके स्क्रीन पर बैंक ऑफ जापान के डेप्यूटी गवर्नर का बयान चल रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बयान निकल कर आ रहे हैं, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों में ये मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि बाजार अस्थिर होने पर दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, इकोनॉमी के आधार पर पॉलिसी में नरमी लाने की कोशिश करेंगे, मार्केट में उतार चढ़ाव के दौरान दरें नहीं बढ़ाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बयान निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि जब हमने देखा था कि ऑलरेडी अब मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था और ऐसे में बैंक ऑफ जापान की तरफ से जो ब्याज दरें बढ़ाई गई थी उसके बाद भारी गिरावट दुनिया भर के मार्केट्स में देखने को मिली है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बयान निकल कर आ रहे हैं कि उतार चढ़ाव के दौरान वो नहीं बढ़ाएंगे, स्थिर होने का वेट करेंगे। शॉर्ट टर्म में ब्याज दर 0.25% है, जो अभी भी बहुत कम है, और हम इकोनॉमी को आगे सपोर्ट देना जारी रखेंगे। जापान की वास्तविक ब्याज दरें बहुत कम है। काफ़ी पॉजिटिव बयान यहाँ पर बैंक ऑफ जापान के डेप्यूटी गवर्नर की तरफ से। ऐसे मौके पर जब इस तरह के कमेंट्स एक ट्रिगर का काम कर रहे हैं, और वो हम देख भी रहे हैं एशियाई बाजारों में एक मजबूती है। सुबह जब मैं मार्केट्स देख रही थी तो उस समय काफी मिला जुला कारोबार हो रहा था, लेकिन अब शानदार मजबूती। निकाई देखिए आज फिर से 922 ऊपर, और गिफ्ट निफ्टी से भी काफी पॉजिटिव संकेत इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल बाजार में भी कारोबार ठीक ठाक ही हुआ है, वहां से कोई नेगेटिव संकेत फिलहाल के लिए नहीं नजर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों की तो हमने बात की ही, और अमेरिकी बाजारों में भी देखें तो वहां पर भी 3 दिन की गिरावट पर ब्रेक, और डाउ जोन्स में करीब 300 अंकों की तेजी देखने को मिली है। एनवीडिया और मेटा जैसे स्टॉक्स 3 से 5% बढ़े। S&P 500 के साथ जितने 11 सेक्टरल इंडेक्स सभी हरे निशान में बंद हुए। नैस्डैक में भी 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली, और जापान के बाजार में तो कल से ही हमने देखा कि रिकवरी दिखनी शुरू हो चुकी थी। उससे भी सेंटिमेंट में थोड़ा सुधार हुआ, और अक्टूबर 2008 के बाद बात करें तो निकाई के लिए सबसे अच्छा दिन रहा, तो वहाँ से भी थोड़ा सेंटिमेंट में सुधार देखने को मिला, जिसकी वजह से अमेरिकी बाजारों में भी कल हमने एक रिलीफ रैली देखी है निचले स्तरों से। अन्य संकेतों की बात करें तो 1 साल के निचले स्तर से बॉन्ड यील्ड्स में भी थोड़ी रिकवरी आई है। डॉलर बढ़ने और यील्ड्स स्थिर होने से थोड़ी नरमी आई, ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी भी $2400 के ऊपर सोना कारोबार कर रहा है। कच्चा तेल $76 के पास है, लेकिन आगे ईरान और इजराइल के बीच और मिडिल ईस्ट में जो टेंशन बढ़ रही है उस पर बाजार की नज़र फिलहाल बनी हुई है, लेकिन कच्चा तेल हल्का दबाव है, यहाँ पर $76 के पास कारोबार कर रहा है। तो ये हैं कुछ संकेत, और आज हम भारतीय बाजारों के लिए देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे संकेत इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि एक रिकवरी आई थी, हालांकि क्लोजिंग निचले स्तरों पर हुई, लेकिन एक रिकवरी का माहौल था निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बट आज जिस तरीके के क्यूज मिल रहे हैं, हम उम्मीद करें कि आज भारतीय बाजारों की भी जो शुरुआत है वो एक गैप अप ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एक बार एफआईआई और डीआईएस के भी डेटा समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। एफआईआईस की कैश मार्केट में बिकवाली हुई 3,531 करोड़ की, लेकिन डीआईआईस ने कैश मार्केट में 3,357 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में 2,001 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन ऑप्शंस में देखेंगे तो यहाँ पर 46,490 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है एफआईआईस की तरफ से। तो ये है आज के आंकड़े, लेकिन अब चलिए समझ लेते हैं कि आज बैंक निफ्टी और निफ्टी की ओपनिंग कैसी हो सकती है, क्योंकि कल तो हमने देखा था कि दिन के निचले स्तर पर जाकर भारतीय बाजार बंद हुए थे। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कैसी शुरुआत देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और ट्रेड कैसे लें? देखिए
मार्केट्स में पिछले 2-4 दिन से जो मार्केट का प्रेशर है वो आपको विजिबल हो रहा होगा और हर साल की ऐसा था, आपको गैप नहीं मिला। करीब 250 पॉइंट हम तेज हुए, बैंक निफ्टी करीब 400 पॉइंट तेज था, लेकिन बंद हुए 400 पॉइंट नीचे। जब एक दिन में 42% रिस्क बढ़ता है ना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है मार्केट के अंदर। ही तो 17 साल में क्या ऐसे कोई इवेंट ही नहीं हुए थे जिसमें रिस्क को बढ़ना पड़ जाए। तो ये बात तो जग जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मार्केट के अंदर हो रहा है और इससे सारे मार्केट रिएक्टेड करते हैं। जापान के बाजार को इंडियन के मार्केट से क्या लेने दे रहे हैं, लेकिन फिर उसने रिएक्शन दिया, यूएस ने दिया, यूरोपियन मार्केट ने दिया। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है ही सिस्टम के अंदर कि जहाँ पर आके रिएक्शन आपको पॉजिटिव पर मिल रहा है। ये क्या एक दिन में खत्म हो जाएगा, इसके चांसेस थोड़े कम है। कल भी हमने आपसे कहा था कि कल जो भी रिकवरी आपको आ रही है उस पर ट्रस्ट ना करें। लेकिन दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही क्लोजली वॉच करना होगा और आज का दिन एक्चुअली मैं बोलूंगा उसको थोड़ा रियल टेस्ट जैसा है। 24,000 के लेवल के आसपास है, हम कल भी 24,000 के लेवल के आसपास जाके बंद हुए हैं और हमने प्रीवियस डे भी 24,000 के आसपास जाके बंद हुए हैं। एक लेवल का फॉल तो आ गया, लेकिन ये फॉल भी एक्सटेंड नहीं कर रहा। अब एक लेवल का फॉल आ गया लेकिन रिकवरी भी नहीं आ रही। तो दोनों ही पॉइंट अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं और मैं बोलूंगा इसमें एक मेजर टक्कर चल रहा है बुल्स वर्सेस बियर्स का। बुल्स को ये प्रूव करना है कि 24,000 हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिसको हम आपको किसी भी तरह से काउंटर या कैप्चर नहीं करने देंगे और यहीं से हम पुल बैक देंगे। बियर्स का ये कहना है कि एक बार इसको हमने तोड़ दिया तो 700 पॉइंट का रास्ता और खुल जाएगा, फिर आप सीधे 23,400-300 पे आके रुकोगे। इसलिए बियर्स भी पूरी तरह से प्रेशर बनाए होंगे। तो बुल्स और बियर्स फाइट आपको आज फिजिकली फिर से देखने को मिलेगी। गैप होना या गैप खत्म होना ये ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है। ज्यादा मैटर ये कर रहा है कि आप क्लोज कहाँ पे कर रहे हैं। तो क्लोजिंग बेसिस पर अभी तो आप 24,000 पे आमने सामने टकरा रहे हैं। देखते हैं अभी और क्या होता है। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी पे आ जाइए। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो कल हमने 51,000 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया। 50,000 माफ कीजिए, 50,000 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया और उसके नीचे क्लोज भी किया है। ऑलरेडी बैंक निफ्टी ज्यादा पिटा हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था कि बैंक निफ्टी का 2,000 पॉइंट नीचे था जब निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। तो डाइवर्जेंस ऑलरेडी था। लेकिन ग्लोबल मार्केट में जब आप कोई भी मंदी की आशंका या इस तरह की कोई भी बात बोलते हैं तो सबसे पहले उस पर फाइनेंशियल से भी असर आता है और फाइनेंशियल टिपिकली बैंक और फाइनेंस से आपस में जुड़े हुए। आप देखेंगे कि बहुत सारे बैंकिंग की अच्छी से पिटाई हो रही है। तो ये ज्यादातर बैंक इसी वजह से आपको दिख रहे हैं। और कल आप एक और चीज ध्यान दीजिएगा, कल एचडीएफसी बैंक गैप में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था और कल उसने करीब 1600 के आसपास आके क्लोजिंग की है। नो मतलब कंफ्यूजन वाली स्टेट में कोई नहीं। तो कुल मिला के बहुत सारे शेयर, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एल&टी, एचयूएल, ये सारे जो मेजर मार्केट पेयर हैं अपने बहुत क्रिटिकल लेवल पे बंद हुए। जहाँ से रिकवरी आई तो सब पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं आई तो सब तोड़ेंगे मार्केट को वापस से। तो इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना है। आज का दिन वेट एंड वॉच करना है। मैं लेवल आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। 23,800-900 सपोर्ट एरिया है, 24,000 जिससे क्लोज हुए। पुल बैक आएगा उसकी पहली कंफर्मेशन आपको मिलेगी 24,200 की। ये तो चाहिए मस्त है आपके लिए। 24,000 350-400 मिल गया तो आप समझ लीजिएगा फिर आपका पुल बैक आएगा ही आएगा। वो ऑलमोस्ट कंप्लीट, ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको 100% पुल बैक मिल सकता है। दूसरा पॉइंट, नीचे जाएंगे 23,900-800 रेंज तोड़ते ही कम से कम 500 पॉइंट और टूटेगा निफ्टी। तो भी सावधान, वॉल्यूम कम रखें। बैंक निफ्टी पर जाते हैं 50,000, 50,200, 300 पार होते ही वापस से पुल बैक के चांसेस बनेंगे। जब तक 50,000, 50,200, 300 के लेवल की क्लोजिंग नहीं मिलती पुल बैक के चांसेस नहीं है। हो सकता है बाजार थोड़ा और भी ड्रैग कर जाए, बट उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को थोड़ा कम लगती है। मेरे को लगता है थोड़ा साइड हो सकता है। ध्यान रखिएगा आज बुधवार का दिन है, वो आज टिपिकली बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा टूटा हुआ है तो इंट्राडे शेकिंग हो सकती है। उसके लिए ऑप्शन ट्रेडर्स वाले थोड़ा सावधान रहे। जो भी काम करें सिर्फ इंट्राडे ही करें। इसके अलावा मार्केट के अंदर ऐसा अच्छा कोई बड़ी न्यूज या कोई बड़ा खबर या कोई बड़ा अर्निंग मार्केट पे इम्पैक्ट डालेगी ऐसा कुछ देखिएगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो बाजार को आज भी थोड़ा वेट एंड वॉच पे ही रखिए, क्योंकि शुरुआत हो सकता है अच्छी हो लेकिन उसके बाद बाजार को एक डायरेक्शन अपना तय करने दे, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है तो उस लिहाज से भी। और बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी कमज़ोर है, 50,000 के नीचे ऑलरेडी आ चुका है। कुछ लेवल्स आपको बता दिए, उनका ध्यान रखिए और ऑप्शन ट्रेडर्स इंट्राडे ही कारोबार करें। अभी भी थोड़ा समय दीजिए मार्केट को सेटल डाउन हो जाने के लिए। हालांकि फिलहाल हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों में तो काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है। येन भी थोड़ा हुआ है डॉलर के सामने जब ये कमेंट्री आना शुरू हुई बैंक ऑफ जापान के डिप्टी गवर्नर की तरफ से। तो इस वक्त का जो बड़ा हाईलाइट है वो यही है और उसके बाद ही हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों ने एक तेज़ी पकड़ी है। येन का भी जो अपडेट हम ले रहे हैं वहाँ पर भी थोड़ी नरमी आई है।
तो हो सकता है गैप अप ओपनिंग मिले, लेकिन थोड़ा संभल के अभी भी कारोबार करने की सलाह आपको बाजार में। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ बाजार पर रणनीति देने के लिए एंजल वन से देवांग शाह मौजूद हैं। देवांग जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। आपसे भी समझना चाहेंगे सर, क्या व्यू बन रहा है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल पर, और किन शेयरों में ट्रेड करें? वेरी गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं पास्ट यूजर्स में काफी वॉलेटाइल देखने मिला है मार्केट, आगे भी हमें इस तरीके की वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। तो ट्रेडर्स को सजेशन रहेगा कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे। जहां तक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, निफ्टी फ्यूचर का नाउ सपोर्ट बन रहा है और 23,900 एंड रेजिस्टेंस है 24,300। तो हमें लगता है कि ये दायरे में देखने मिल सकता है, बट जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल वॉलेटिलिटी काफी देखने मिल सकती है मार्केट में। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा एचयूएल। एचयूएल में ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर से काफी अच्छा एक पैटर्न बना है डेली चार्ट पे। हमें लगता है इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 2698, टारगेट है 2840। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा को हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें, डेली चार्ट पे अभी भी स्टॉक हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है और एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर स्टॉक ने अपसाइड रिज्यूम किया है। तो मुझे लगता है टोरेंट फार्मा यहाँ से अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 3155, टारगेट है 3310। ठीक है, थैंक यू देवांग जी आपका समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। तो देवांग का भी ये कहना है कि बाजार थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, इसे सेटल हो जाने दे, और अभी भी ट्रेडिंग आइडियाज़ के लिए डिफेंसिव स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। फार्मा के साथ जाइए, टोरेंट फार्मा 3310 के लक्ष्य के लिए, और एचयूएल अच्छा लग रहा है 2840 के लक्ष्य के लिए, आप यहाँ पर नजर रखिए। थैंक यू देवांग आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं खबरों वाले शेयर तरफ और नतीजों की तरफ, और कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन सी कंपनियों के नतीजे आए ये समझ लेते हैं। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए, सबसे पहले नतीजों से शुरुआत कीजिए, किन कंपनियों के नंबर्स आए? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जो है बात करेंगे लुपिन के बारे में। नतीजे बहुत स्ट्रांग आए हैं, अनुमान से बेहतर आए हैं। यहाँ पे देखिए रेवेन्यू में भी 16% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। आप यूएस का मार्केट ले लीजिए और इंडिया का मार्केट ले लीजिए, दोनों ही मार्केट्स में जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने मिली है और एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर वॉल्यूम ग्रोथ भी देखने मिली है। पीआई इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि नंबर सीक्वेंशियली बहुत स्ट्रांग आए हैं, अनुमान से बेहतर आए हैं। एंड ऑफ कोर्स इसका डोमेस्टिक एक्सपोजर इस कंपनी का भी है और उसके कारण जो है ऑफ कोर्स एक अच्छी बेनिफिट जो है एग्रोकेमिकल स्पेस में हमें देखने मिल रही थी। इंपॉर्टेंट बात है एबिटा मार्जिन ट्रैक करने के लिए केमिकल कंपनीज़ के लिए, और यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट 281 बेसिस पॉइंट्स का जो है अच्छी उछाल देखने मिली। ऑफ कोर्स थोड़ी कॉस्ट एफिशिएंसीज तो थी ही, इसके अलावा रियलाइजेशंस भी इम्प्रूव किए हैं। टाटा पावर की भी बात करें तो दो अहम बात सामने आती है। सबसे पहला जो उनके रिन्यूएबल बिजनेस है वो किक ऑफ कर चुका है, वहाँ पे अच्छी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आई है। और जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है वो दिल्ली के जो सेगमेंट है डिस्कॉम्स के, उसके कारण जो एक अच्छी परफॉर्मेंस आई और ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। पीवी फिनटेक की भी बात करें तो यहाँ पे जो है लगातार दूसरे स्ट्रेट क्वार्टर में जो है अच्छे नतीजे देखने मिल रहे हैं और कंपनी जो है कामकाजी घाटे से जो है मुनाफे में आ चुकी है। और सेम चीज़ जो है आपके पैट के लिए भी एप्लीकेबल है। बाटा के लेकिन जो है कमज़ोर नतीजे जो है पिछले 4 से 5 क्वार्टर में हम देख रहे हैं और इस बार भी जो है कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। ऑफकोर्स जो मार्जिन्स का इम्पैक्ट है, इन्वेंट्रीज़ का इश्यूज़ है, वो अभी भी दिख रहा है। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ हमारा 6th स्टॉक रहेगा, यहाँ पे भी वीक सेट ऑफ नंबर्स आए। और याद रखिए हमने जो है कल भी आपको बताया था कि जो बांग्लादेश का इम्पैक्ट चल रहा है, ये जो इम्पैक्ट सिर्फ कल या परसों का नहीं है, ये पूरे 5-6 महीने से चल रही है सिविल अनरेस्ट। तो उसका भी जो है एक इम्पैक्ट देखने मिला है, क्योंकि यहाँ से लगभग 30 से 35% जो है आपका सोर्सिंग बांग्लादेश से आता है। तो उसके कारण इनके मार्जिन्स और इन्वेंट्री इश्यूज़ आए हैं। तो आप देख सकते हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स पूरे ख़राब आ रहे हैं अक्रॉस पैरामीटर्स। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज मूवमेंट देखने मिल सकता है, जहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव रह सकता है रिएक्शन। बिल्कुल, और देखिए आपकी स्क्रीन पर शरद ने तो कुछ नंबर्स हाईलाइट किए, लेकिन और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स आए हैं जो कि आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। अच्छे नतीजों की बात करें तो ल्यूपिन, पीआई इंडस्ट्रीज, टाटा पावर, पीबी फिनटेक, इनके नंबर्स बहुत अच्छे थे, तो आज उसका रिएक्शन दिख सकता है। अनुमान के मुताबिक नतीजों की बात करें तो गल्फ ऑयल, गुजरात गैस और इंडिया के भी नंबर्स आए हैं। वहीं वीआईपी इंडस्ट्रीज, फ्यूजन माइक्रो और बाटा, इन कंपनियों के नंबर्स थोड़े कमज़ोर साइड पर आए हैं। तो आज नतीजों के चलते इन तमाम स्टॉक्स में आप एक्शन देखेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों वाले शेयर्स की तरफ। शरद बताइए आज इंपॉर्टेंट खबरें कौन कौन सी हैं? जी बिल्कुल पूजा, सबसे पहले मैं रियल एस्टेट स्टॉक्स को जो है फोकस पे रहेगा। कल जो था हमने ऑफ कोर्स
अच्छी मूवमेंट्स रियल एस्टेट स्टॉक्स में ऑलरेडी देखी थी, लेकिन हमारा जो एक्सक्लूसिव था ईटी नाउ स्वदेश का, उसका खबर पे मुहर लग चुका है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है अमेंडमेंट्स फाइनेंस बिल में, जहाँ पे कुछ रिलीफ आ रही हैं इनके टैक्सेशन के मामले में इमूवेबल प्रॉपर्टी के। अब टैक्स पेयर के जो बात करें तो अपनी जो टैक्सेस है नई स्कीम में भी कर सकते हो, ओल्ड स्कीम में भी कर सकते हो, जो भी टैक्सेस रहेगा जो लोअर रहेगा वो पे करेंगे। तो एक टाइप से रिलीफ आया है और ये ऑफकोर्स रियल एस्टेट प्लेयर्स ने भी इसको सराहाया है। ऑप्शन रहेगा कि आप टैक्स अगर 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन करिए या 20% इंडेक्सेशन के चाहिए रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन के ऊपर। जो रिलीफ मेजर्स आ रहे हैं ये प्रपोज रहेंगे जो प्रॉपर्टी एक्वायर किए हैं तीसरी दिन, जो 23वां दिन है जुलाई 2024 से, उसके बाद से। टाटा पावर ऑफकोर्स Q1 नंबर्स तो स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन इसके अलावा कंपनी ने 2 अहम बयान दिए हैं। 600 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान में करेंगे, जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 6900 करोड़ का रहेगा, एक टाइप से जेवी रहेगा। और दूसरा 40% स्टेक को अक्वायर करने वाले खोरलुचू हाइड्रो पावर में लगभग 830 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट रहेगा। सुजलॉन एनर्जी की भी बात करें तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आ रही है रिन्यूएबल स्पेस में। लगभग 76% स्टेक जो रिनोम एनर्जी सर्विसेज है उसको एक्वायर करेंगे, 660 करोड़ का कंसिडरेशन है। और संजय गोदावत ग्रुप एक बड़ी ग्रुप है, बिजनेस ग्रुप, वहाँ से जो है ये एक्वायर करने वाले हैं ये पावर एसेट। GR इंफ्रा L1 बिडर बनी है ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए कर्नाटक में। REC आर्म ने जो है ये ऑर्डर दिया है। वही औरोबिंदो फार्मा की बात करें तो US FDA की अप्रूवल आई है प्राइवेट हेल्थ प्रोडक्ट वुमेन के लिए, और जो प्रोडक्ट लॉन्च होगा वो सेकेंड क्वार्टर FY25 को होगा। एनालिस्ट एस्टिमेट करें कि इसका जो मार्केट साइज है इस प्रोडक्ट का लगभग $268 मिलियन का है। आखिर में मेट्रो ब्रांड्स के बारे में बात करूंगा। कंपनी जो है एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टर्म एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट साइन की है एरा कैप के साथ, जहां पे वो न्यू एरा प्रोडक्ट्स के कैप्स, हैट्स और वाइजर्स को बिकवाली करेंगे। हमने थोड़ी चैनल चेक की कि ये ब्रांड है क्या, तो इस ब्रांड्स के जो प्राइस देख रहे हैं हम लोग, तो एक नॉर्मल कैप का जो प्राइस है वो लगभग 2000 के ऊपर है। तो मोस्ट ऑफ द उनके जो प्रोडक्ट कैटलॉग है वो हाई मार्जिन सेगमेंट में है। तो ऑफकोर्स एक इम्पॉर्टेंट जो है एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट जो है मेट्रो ब्रांड्स ने साइन किए हैं। ठीक है, तो ये हैं आज की कुछ अहम खबरें जिन पर की आपको नज़र रखनी है। इस बीच एशियाई बाजारों का अपडेट अब वापस से आपके लिए दिखा देते हैं। ये जो बयान आए हैं बैंक ऑफ जापान के डेप्यूटी गवर्नर की तरफ से, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी 250 अंक ऊपर है। निक्केई निचले स्तरों से करीब 2000 अंक सुधर चुका है, अभी भी अच्छी मजबूती। कोरिया के बाजार 2% से ज़्यादा की मजबूती दिखा रहे हैं। तो अच्छी शुरुआत है आज एशियाई बाजारों की, संकेत काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। 24,300 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम, यानी के लिए ब्रोकरेज रिपोर्ट। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, तो सबसे पहले आज ब्रोकरेज इसमें शुरुआत करते हैं टाटा पावर के साथ, क्योंकि इन्वेस्टेक ने यहाँ पे होल्ड रेटिंग तो बरकरार रखा है, बट जो टारगेट प्राइस है वो उन्होंने बढ़ा के 467 रुपीज़ का दिया है। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो एक अच्छे नंबर हमें देखने को मिले थे, और इसी के साथ साथ कंपनी का जो टारगेट है जो कि 5.3 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट है, और इसी के साथ साथ 3 गीगावाट का APC प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से एक अच्छा पुश उनकी तरफ से देखने को मिल सकता है, और इसीलिए इन्वेस्टेक का एक बुलिश व्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं ग्लैंड फार्मा की, क्योंकि जेफरीज ने यहाँ पे डाउनग्रेड किया है रेटिंग होल्ड पे, और इसी के साथ टारगेट प्राइस जो है वो भी कट करके 2180 रुपीज़ का दिया है। अगर हम Q1 के नंबर्स की बात करें तो कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी में 21% का एक मिस देखने को मिला था अगर हम जेफरीज के एस्टिमेट के साथ कंपेयर करें तो। और जो डाउनग्रेड है वो उनका मानना यह है कि कहीं पे लिमिटेड अपसाइड की वजह से उनकी तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं JTL इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि नोवामा ने यहाँ पे इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस दिया है 303 रुपीज़ का। अगर हम कंपनी की बात करें तो कैपेसिटी एक्सपेंशन की वजह से आगे जाके ग्रोथ देखने को मिल सकता है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे जो फोकस है कंपनी का वो भी एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ हमें देखने को मिल सकता है, और इसी के चलते हुए हमें प्रॉफिटेबिलिटी में 38% तक का एक CAGR ग्रोथ जो है वो अगले 2 सालों में देखने को मिल सकता है, ऐसे नोवामा का कहना है, और इसीलिए उन्होंने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ। अगली बात करते हैं बाटा की, क्योंकि सिटी ने यहाँ पे सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1050 रुपीज़ का दिया है। अगर हम Q1 के नंबर्स की बात करें तो कहीं पे डिसअपॉइंटमेंट इस क्वार्टर में भी देखने को मिली थी। इसी के साथ साथ अगर हम रेवेन्यू CAGR देखें 1.4% है, जो कि 9 क्वार्टर में काफ़ी लोएस्ट लेवल पे है सिटी का अगर माने तो, और इसी के चलते हुए एक सेल रेटिंग जो है यहाँ पे बरकरार रहते हुए हमें देखने को मिल रहा है बाटा के ऊपर भी। अगली बात करते हैं कमिंस की, क्योंकि यहाँ पे भी नतीजों की अगर बात करें तो UBS ने फिलहाल के लिए सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 2190 रुपीज़ का दिया है। अगर हम UBS एस्टिमेट्स के साथ कंपेयर करें तो कहीं पे एक मिस उन्हें देखने को मिला था, और इसीलिए एक सेल रेटिंग जो है वो उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। बट इसी के साथ अगर हम बात करें नमूरा की तो उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 3470 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे अगर हम पेरेंट्स की
कमेंट्री की बात करें तो उसके बावजूद भी कंपनी का रेवेन्यू जो है उसमें 4% का एक ग्रोथ देखने को मिला, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है कमिंस इंडिया के लिए। और आखिर में बात करते हैं पीएफसी की, जिसके नतीजे हमने कल देखे थे और इसी के ऊपर बर्नस्टीन ने अभी आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 620 रुपीज़ पे बरकरार रखा है। अगर हम Q1 के नंबर्स की बात करें तो एक अच्छा क्वार्टर के रूप में हम Q1 को नहीं देख सकते, बट उसके बावजूद अगर हम गाइडेंस की बात करें तो एक अच्छा गाइडेंस जो है वो कंपनी ने बरकरार, और इसी के चलते हुए बर्नस्टीन का ये आउट परफॉर्म रेटिंग हमें पीएफसी के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ब्रोकरेजेस की माने तो ये सब कंपनीज पे हमारी नज़र आज बनी रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो है वो हमें इन सब कंपनीज में देखने को मिल रहा है। ओके, थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो फोकस में रह रहा है एसबीआई, पीबी फिनटेक, पीआई इंडस्ट्रीज, ये तमाम नतीजों पर आज ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं, इन पर नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ। हमारे साथ केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जी मौजूद हैं। अजय जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करें। वेरी गुड मॉर्निंग सुजीत। डेफिनेटली मंडे में जो हमने सेल ऑफ इक्विटी मार्केट में देखा है, ग्लोबल मार्केट में देखा, उसके असर हमने कमोडिटी पे भी आते हुए देखा, बट कमोडिटी अपने आप को इंसुलेट करते हुए दिखाई दे रही है। जहाँ पे मुझे लगता है सबसे पहले सोने चांदी की बात करें तो बाय और ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए, जिस दिन से रेट कट और डॉलर की गिरावट है वो सपोर्ट करता रहेगा। गोल्ड अक्टूबर बाय 68,700 पे लेके चलिए, 68,500 का स्टॉप लॉस लगाइए, 69,200 का टारगेट रहेगा। चांदी में गिरावट बढ़ी थी बट अब संभलता हुआ दिखाई दे रहा है, 79,300 के करीब लेके चलना चाहिए, 78,800 का स्टॉप लॉस रखिए, करीबन 80,400 तक का लेवल मिल जाएगा। वहीं कच्चे तेल में हमने देखा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन मिडिल ईस्ट में राइज हो रहा है और प्रोडक्शन कट बताया गया है, उसकी वजह से कच्चे तेल को भी सपोर्ट कल भी मिला था, आज भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 6130 पे लीजिए, 6040 का स्टॉप लॉस लगाइए, 6280 तक के टारगेट देख सकते हैं। लास्ट अगर हम बेस मेटल की बात करें तो चाइना से कोई भी पॉजिटिव संकेत नहीं आने की वजह से काफी बड़ी गिरावट दिखी थी, बट अब कहीं ना कहीं प्राइसेस स्टेबल होते जा रहा है, जहां पे कल हमने लोअर लेवल से रिकवरी देखी। कॉपर 781 पे लीजिए, 777 का स्टॉप लॉस लगाइए, 788 तक के टारगेट रहेंगे। एंड लास्ट अगर हम जिंक की बात करें तो 246 पे लीजिए, 243 का स्टॉप लॉस और 252 तक के टारगेट हम जिंक में भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू अजय जी आपका समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। कमोडिटी मार्केट से तो जुड़ी रणनीति आपको बताई हमने, लेकिन कुछ इक्विटी मार्केट के भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखेंगे क्विकली। एडलिटिक की तरफ से ब्रिटानिया में खरीदारी करने की सलाह है 6,100 के लक्ष्य के लिए, और इमामी अच्छा लग रहा है 810 830 के लक्ष्य के लिए आप यहां पर तेजी करके चल सकते हैं। 5 पैसा कैपिटल ने HUL में खरीदारी करने की सलाह दी है, 2,850 का होगा लक्ष्य, और एल्केम लैब्स में भी तेजी करने की सलाह इनकी तरफ से 5,400 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस होगा 5250 का। रेलिगियर इन्वेस्टमेंट की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है, इसमें पहला है ग्लैनमार्क, 1280 के टारगेट देख रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 1200 का, और वोल्टास में भी तेजी करने की सलाह है 1540 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1450 का। शेर खान ने सिप्ला में तेजी करने की सलाह दी है 1555 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 1515 का, और HUL में भी तेजी करने की सलाह है 2815 के टारगेट्स के लिए। निर्मल बांग ने यूनाइटेड स्पिरिट्स में तेजी करने की सलाह दी है 1475 का टारगेट, स्टॉप लॉस है 1380 का, और HDFC बैंक फ्यूचर लेवल्स पर बिकवाली करके चलिए, ये इकलौता बिकवाली का कॉल है आज के लिए, 1540 के टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1645 का। ज्यादातर हम देख रहे हैं कि आज भी फार्मा और एफएमसीजी स्टॉक्स पर एक्सपर्ट्स का फोकस, HDFC बैंक में बिकवाली करने की सलाह। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ।